नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हॉरर पॉडकास्ट विद पूजा में। आज मैं आपको एक और नई और डरावनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह बड़े भैया की सुनाई हुई कोई कहानी होती तो विश्वास नहीं करता, लेकिन बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यह घटना मेरी दृष्टि के सामने घटित हुई थी, इसीलिए इसे हंसी में उड़ा देने का कोई उपाय नहीं है। भले ही बड़े भैया इस घटना के साथ मूल रूप से घनिष्ठता से जुड़े हुए थे, तो भी इतना बड़ा ढोंग करना उसे मिथ्यावादी के लिए भी असंभव समझता हूँ। गत वर्ष के शीतकाल में बड़े भैया के सर पर विषय संपत्ति की देखरेख का भूत सवार हो गया। शहर से लगभग 15 मील दूर बिहारी भाषा में जिसे देहात कहते हैं, ऐसे ही एक गांव देहात में बड़े भैया की कुछ धान बोने की ज़मीन और छोटी सी ज़मींदारी की कुछ प्रजा थी। अभी तक फौजदार सिंह नाम का एक सिसोदिया राजपूत अपने दल के साथ बड़े भैया की इस ज़मीन की देखरेख करता था, लेकिन अचानक बड़े भैया को सिसोदिया राजपूत की सत्यता पर संदेह हुआ, जिसके चलते वह भयंकर शीतकाल के समय में धान काटने के समय वहाँ के लिए रवाना हो गए। 10 दिनों तक उनकी कोई खबर ही नहीं मिली। प्रतिदिन संध्या के समय क्लब में बैठकर बेकार की अनर्गल मिथ्या बातें किए बिना जिसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, ऐसे व्यक्ति का संगीहीन गांव देहात में यह प्रवास किस प्रकार कट रहा होगा, इस प्रश्न से हमें चिंता में डाल दिया। वहाँ पर बड़े भैया किसे ऊट-पटांग कहानी सुना रहे होंगे। पहले तो हमें लगा कि 2 दिन होते न होते वह वहाँ से भाग आएंगे, लेकिन यह क्या हुआ। 10 दिन कट गए, लेकिन अभी तक उनका दर्शन ही नहीं मिला। उनके घर पर खोज खबर ली तो पता चला कि बड़े भैया गांव में अपनी कचहरी घर में बड़े मज़े से दिन काट रहे हैं। जल्दी घर लौटने की उनकी कोई इच्छा नहीं है। धान कटवाना कितना आनंददायक काम है। लंबे चौड़े पत्र में बड़े भैया ने इसका सविस्तार से वर्णन किया है। हम लोग स्तब्ध हो गए। अमोली बोला, मुझे समझ में आ रहा है कि क्या हुआ है। धान वान सब बहाना है। असल में बड़े भैया को उनकी स्त्री ने घर से निकाल दिया है। बंगाली महिला है तो क्या हुआ, उसकी भी तो सहन शक्ति की एक सीमा है। वो जो भी हो, लेकिन बड़े भैया के बिना क्लब एकदम खाली खाली सा, और क्लब की शामें एकदम नीरस सी लगती हैं। बड़े भैया चाहे कितना ही झूठ क्यों ना बोले, लेकिन वह सच में एक मजलिसी व्यक्ति है। यह हमें अच्छे से समझ में आ रहा था। यहाँ तक कि मूल्य को भी अपने साथ तर्क करने वाला कोई नहीं मिल रहा था, इसीलिए उसके चेहरे पर भी उदासी दिखाई दे रही थी। इसके बाद 14वें दिन बड़े भैया की चिट्ठी आई। बड़े भैया के घर का नौकर रघु आकर हमें उनकी चिट्ठी दे गया। क्लब के सभी सभासदों को संबोधित करके बड़े भैया ने चिट्ठी लिखी थी। उसी को पढ़कर बड़े भैया के अज्ञातवास का कारण अज्ञात ना रहा। बड़े भैया लिखते हैं, मित्रों, तुम सब लोग प्रेत योनि में विश्वास नहीं रखते हो, एवं मैं बनाकर भूतों की काल्पनिक कहानियाँ कहता हूँ, ऐसा इंगित भी तुम लोगों ने बीच बीच में किया है। तुम लोगों जैसे अंध नास्तिकों को मन में विश्वास जगाने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। इसीलिए मैं प्रश्न करता हूँ कि क्या तुम अपनी आंखों से भूत देखना चाहते हो, अपने कानों से भूत की बातें सुनना चाहते हो, भूत के साथ हाथ मिलाना चाहते हो। मेरे यहाँ आने के बाद मेरी कचहरी घर में एक अशरीरी आत्मा के साथ मेरा परिचय हुआ है। बहुत ही मिलनसार भूत है। रोज देर रात तक हमारी चर्चा और किस्से कहानियाँ इत्यादि चलते हैं। वह तुम लोगों के साथ परिचय करने के लिए राजी हुए हैं। यदि तुम लोग को आपत्ति ना हो तो सभी लोग मिलकर यहाँ चले आओ। यहाँ आने के बाद एक रात में ही तुम्हारा संदेह भंजन हो जाएगा। तुम लोग कब आ रहे हो यह मुझे बता देना।
यहाँ पर आने के लिए तारापुर तक बस से आना पड़ेगा। वहाँ से लड़ाई मील पैदल चलने के बाद मेरा ठिकाना मिल जाएगा। रास्ता भले ही अच्छा ना हो, लेकिन इस समय तुम लोगों को आने में कोई कष्ट नहीं होगा। तारापुर के चौकीदार से खोज खबर लेने पर वह रास्ता बता देगा। इति तुम सब लोगों का बड़ा भैया। चिट्ठी पढ़कर अमूल्य बोला, इन 14 दिनों में बड़े भैया ने खूब मज़े कर लिए हैं। अब हमें वहाँ बुलाकर कोई बड़ी तरह का पाखंड दिखाएगा। मैंने कहा, लेकिन भूत के साथ हाथ कैसे मिलाया जाएगा? पृथ्वी बोला, यह तो वहीं जाकर स्थिति का पता चल सकता है। तो फिर कब जाने का विचार है? गवेषणा के बाद यह स्थिर हुआ कि आगामी मंगलवार को मैं, अमूल्य, पृथ्वी और चुनी, हम 4 लोग पहले से कोई खबर दिए बिना बड़े भैया के ठिकाने पर जाकर छापा मारेंगे। बड़े दिन की छुट्टियां भी आ गई हैं। प्रेतात्मा के साथ हाथ मिलाने का महासौभाग्य यदि प्राप्त ना हुआ तो भी कम से कम आउटिंग तो हो ही जाएगी। उस तरफ तो शिकार भी अच्छे मिलते हैं। निर्दिष्ट दिन पर हम 4 लोगों ने अंदाज़न 3:30 बजे की बस पकड़ी और तारापुर उतरकर पैदल रास्ता पकड़ लिया। धान के खेतों के बीच से जाते हुए पगडंडी पर चलने का जिन्हें अभ्यास नहीं है, उनके लिए यह रास्ता पैदल पार करना भले ही कष्टदायी मालूम होता हो, किंतु असावधानी में एक कदम गलत रखने पर रास्ते के बाजू में कीचड़ की शैया पर गिरकर आराम करने का मौका भी मिल सकता है। वह जो भी हो, लेकिन 2.5 मील का रास्ता इतना लंबा हो सकता है, यह हमने सोचा तक नहीं था। अमूल्य व्यंग करते हुए बोला, यह 2.5 मील भी भूतिया मील ही होंगे, इसीलिए इनका आदि और अंत खोजना मुश्किल पड़ रहा है। ये अप्राकृतिक 2.5 मील तय करके जब हम बड़े भैया के ठिकाने पर पहुँचे, तब दिन की रोशनी ना के बराबर रह गई थी। दूर दूर तक लोगों की कोई बस्ती नहीं थी। चारों ओर बस धान के खेत थे। उनमें से कुछ 1 बीघे जमीन खाली थी, जिस पर एक कोने में जीर्ण ईंटों का एक छोटा सा मकान था, जिसके चारों ओर एक बरामदा था और सर के ऊपर छप्पर था। खाली पड़ी हुई जमीन पर कहीं कहीं स्तूपाकार पुआल के ढेर लगाए हुए थे। पहले तो हमने वहाँ पर विशेष किसी भी व्यक्ति को नहीं देखा था, इसीलिए हमें यह संदेह हुआ कि हम सही जगह पर पहुँचे भी हैं या नहीं। थोड़ी ही दूर पर एक कुत्ता चेन से बंधा हुआ कुंडली बनाकर गोलमोल होकर सो रहा था। पास जाकर हमने देखा, अरे ये तो बड़े भैया का कुत्ता है, खोक्कस। खोक्कस के साथ हमारा पहले से ही मेलजोल था, लेकिन अभी फिलहाल उसने कोई विशेष उत्साह का प्रदर्शन नहीं किया। नींद भरी आंखों से एक बार उसने हमारी ओर देखा और फिर वह सर झुकाकर सो गया। घर के भीतर रोशनी नहीं जलाई हुई थी। इधर उधर देखा तो पुआल के एक ढेर के नीचे से जल्दी जल्दी में हड़बड़ाते हुए एक प्राणी बाहर आ रहा था। वह प्राणी धीरे धीरे हमारे सामने आकर खड़ा हुआ और उसने हमें फौजी सलाम किया। पहल तो लगा कि बड़े भैया द्वारा नियुक्त वही सिसोदिया राजपूत है, किंतु बाद में देखा ऐसा नहीं है। नेपाल से आया हुआ एक चंद्रवंशी, एक क्षत्रिय, संभवतः बड़े भैया की जोड़ी को पहरा देने के लिए इसे काम पर लगाया है। शरीर पर खाकी पोशाक और पांव में बूट, बिल्कुल एक योद्धा जैसी पोशाक। बड़े भैया अच्छे हैं या नहीं, उनसे जब यह पूछा गया तो उन्होंने चंद्रवंशीय भाषा में जो उत्तर दिया, उसका बिंदु विसर्ग भी हमें समझ नहीं आया। शीतकाल में इतना लंबा रास्ता चलकर हम लोग बहुत थक गए थे। बिना बात बढ़ाए हम लोग घर के भीतर पढ़ने लगे। हम जहाँ पर थे वहाँ से वह घर कम से कम 30 कदम की दूरी पर होगा। बरामदे को मिलाकर घर की दीवार भूमि से लगभग 2 हाथ ऊंचाई पर होगी। बरामदे पर चढ़ते ही पास ही में एक घर का द्वार है। सबसे पहले मैं बरामदे पर चढ़ा और जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़ा तो मैं चौंक पड़ा।
अंधकार में दरवाजे पर कौन खड़ा है? अगले ही क्षण बड़े भैया जोर से हंसते हुए बोले, अरे आओ आओ, बिना खबर दिए ही तुम लोग चले आए। मुझ पर विश्वास नहीं कर पाए ना? हमने घर में प्रवेश किया। बड़े भैया ने एक केरोसिन लैंप जलाकर टेबल के ऊपर रखा। अमूल्य थोड़ा विरक्त होकर बोला, घर में ही थे तो जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? मुंगेरी लाल के हसीन सपनों में खोए थे क्या? उत्तर में बड़े भैया केवल हंसे और बोले, अच्छा तुम लोग बैठो तो सही, गरम चाय तैयार है। तुम सभी लोग भी थक गए होगे। यह कहकर उन्होंने एक थर्मोफ्लास्क से गर्मा गर्म भाप छोड़ती हुई चाय सभी को देनी शुरू की। चाय पीते पीते हम सभी लोग बड़े भैया के घर में चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर देखने लगे। घर की दीवारें सीलन से भरी, किसी दीवार पर प्लास्टर नहीं है। सभी दीवारों पर नंगी ईंटें जैसे दांत निकाल कर हंस रही हो। फर्श भी मिट्टी का बना हुआ था और गोबर से लिपा हुआ था। एक कोने में एक छोटी सी चारपाई और ऊपर बड़े भैया का बिछौना और रज़ाई एक स्तूप के आकार में ढेर लगे हुए थे, और दूसरे कोने में लकड़ी का एक संदूक रखा था जिसके ऊपर चाय बनाने का तामझाम रखा हुआ था, जैसे कि स्टोव और बर्तन इत्यादि। कमरे के मध्य में लकड़ी की एक टेबल पड़ी हुई थी एवं उसी के चारों ओर रखे हुए मूड़ों पर बैठकर हम चाय पी रहे थे। खुले दरवाजे से ठंडी हवा आ रही थी। बड़े भैया ने उस दरवाजे को बंद कर दिया और हम लोगों के बीच आकर बैठ गए। तृप्ति के भाव से हाथों को आपस में रगड़ते हुए हम लोगों से बोले, मेरा यह घर कैसा लगा? पहले तो यहाँ घर के नाम पर कुछ भी नहीं था, केवल 4 पुरानी दीवारें ही खड़ी थीं। मैंने यहाँ पर आकर ऊपर छप्पर बनवाया और इसे रहने लायक बनाया। अच्छा लग रहा है ना? बहुत बढ़िया। प्यादा सिपाही इत्यादि हमेशा से बाहर पुआल का छप्पर तैयार करके उसके नीचे खुले में सो जाते हैं। इस बार भी वैसी ही व्यवस्था थी, किंतु भाई मैं तो नहीं सो पाया। एक रात के लिए तिरपाल के नीचे सोया था। बाप रे बाप, क्या सर्दी थी। यहाँ घर के अंदर तो किसी तरह से ठीक ठाक हूँ। अच्छा, यह घर थोड़ा वैसा नहीं लग रहा है? हम सभी लोगों ने सिर हिलाकर सहमति दी। वैसा बोलकर बड़े भैया क्या समझाना चाहते हैं यह समझ नहीं आया, किंतु इस घर में प्रवेश करते साथ मेरे मन के ऊपर एक अजीब सी छाया पड़नी आरंभ हो गई। मन में पहले जैसे हंसी मजाक का भाव नहीं था। इस घर में कहाँ गड़बड़ है यह समझ में तो नहीं आया, लेकिन अनजान रास्ते पर चलते हुए आँख, नाक, कान आदि इंद्रियों की सतर्कता जैसे प्राकृतिक रूप से बढ़ जाती है, वैसे ही यहाँ आकर भी एक दुर्लक्ष्य अवास्तव संशय के चलते मेरी सारी इंद्रियां सजग हो उठी। चाय की खाली प्याली नीचे रखकर अमूल्य बोला, और बताओ तुम्हारा भूत कहाँ है? बड़े भैया का हंसता खेलता चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो गया। वह जैसे कई क्षणों तक कान खड़े करके कुछ सुन रहे थे। उसके बाद अपना चेहरा अमूल्य की ओर घुमाकर हल्के से उदास स्वर में बोले, चिंता मत करो, उसका परिचय भी मिलेगा। तुम लोगों को बेकार में इतनी दूर नहीं बुलाया है। चूनी ने प्रश्न किया, उनका दर्शन कितनी देर में मिलेगा? उनके आने का कोई निश्चित समय है? बड़े भैया बोले, नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि वह किस रूप में आएंगे यह भी निश्चित नहीं है। हम लोगों ने अपने मूड़ों को सरकाया और एक दूसरे के और करीब आकर बैठ गए। पृथ्वी हंसने की चेष्टा करते हुए बोला, वह किस प्रकार? बड़े भैया बोले, वह भले ही मनुष्य का रूप धारण करके आते हैं, लेकिन चेहरा हर बार एक जैसा नहीं होता है। इसका मतलब बड़े भैया जैसे थोड़ी दुविधा में पड़ गए। इसका मतलब अशरीरी आत्मा को मानव देह धारण करने के लिए कुछ जानता माल मसाले की आवश्यकता होती है, जिसको विज्ञान की भाषा में एक्टोप्लाज्म कहा जाता है। यह एक्टोप्लाज्म यदि प्रयोजन अनुसार ना मिले तो चेहरा थोड़ा इधर उधर हो जाता है। अमूल्य बोला, वही तुम्हारी पुरानी किसी पिटी थ्योरी
किंतु तुम्हारे यह एक्टोप्लाज्म पाते कहाँ से हैं? बड़े भैया थोड़ा चुप रहकर फिर धीरे से बोले, शायद हमारे खुक्कस के शरीर से। मतलब जब तक वह रहते हैं तब तक बेचारा वह कुत्ता निर्जीव सा पड़ा रहता है, हिलता डुलता भी नहीं, बोलता भी नहीं। लेकिन एक्टोप्लाज्म के तारतम्य से चेहरे का तारतम्य भी होता है। यह ज़रूरी नहीं है, और भी कारण होते हैं। अन्य कारण क्या है? इच्छा, प्रेत योनि इच्छा करने पर किसी का भी रूप धारण कर सकती है, क्योंकि उनकी देह का उपादान मनुष्य की देह के उपादान की भी भांति कठोर वस्तु नहीं है। इसी समय मैंने बड़े भैया को बहुत गौर से देखा। इतने दिनों में उनके भीतर कितने परिवर्तन आ गए हैं, जो अन्य के विश्वासों की परिधि में कैद रहता है। आज वो स्वयं की उपलब्धियों की दीवार पर दृढ़ता से खड़ा हुआ था। मुख पर बस एक संदेह विहीन प्रसन्नता का भाव, होठों के कोने पर एक सौकुतक कोमलता क्रीड़ा कर रही थी। बड़े भैया के इस परिवर्तन ने मेरे मन में छाया को और गाढ़ा कर दिया। पृथ्वी बोला, थ्योरी रहने दो, घटनाओं के बारे में बताओ। उनके साथ में कितनी घनिष्ठता हुई, पहले भेंट कहाँ पर हुई थी, इत्यादि। इसका अर्थ यह है कि तुम्हें शुरू से पूरी कहानी सुनाने का मौका दिया जा रहा है। चलो अब शुरू करो। बड़े भैया थोड़ा हंसते हुए बोले, ठीक है। फिर उसके बाद कान लगाकर जैसे कुछ सुनने लगे और बोले, देखो, अगर तुम्हें आभास हो कि वह आ गए हैं तो भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। डर गए तो सब नष्ट हो जाएगा, समझे? चारों ओर सतर्क दृष्टि से देखने के बाद हमने बड़े भैया को आश्वासन दिया कि हम भयभीत नहीं होंगे। बड़े भैया फिर से बोलना आरंभ करते हैं। प्रथम रात्रि जब मैं इस कमरे में सोया था तो कुछ समझ नहीं पाया। दूसरी रात में अचानक मेरी नींद खुल गई। मैंने सुना कि खड़खड़ करके किसी के कमरे में चलने की आवाज़ आ रही है। मैं तो दरवाज़ा बंद करके सोया था। मुझे लगा शायद दरवाज़ा तोड़कर चोर घुस गया है। तकिए के नीचे टॉर्च थी। मैंने टॉर्च जलाकर कमरे के चारों तरफ रोशनी डाली तो देखा कहीं पर भी कोई नहीं था। टॉर्च बुझाकर जैसे ही मैं सोया वैसे ही दोबारा से किसी के चलने की आवाज़ आई। फिर मैंने रोशनी जलाई। इस तरह 3-4 बार। उसके बाद अचानक से मुझे समझ में आ गया, सारा जीवन मैंने इसी विषय की तो खाक छानी है। तो भी मेरा कलेजा भीतर से कांप उठा। रोशनी बुझाकर अपना कंठ स्वर यथासाध्य संयत करके मैं बोला, आप कौन हैं? यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको यदि मुझसे कुछ कहना है तो कह सकते हैं। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बिछौने के पास आकर खड़ा हुआ हो। उसके बाद टूटे हुए कर्कश स्वर में बोले, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। रजाई के भीतर भी मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए थे। मैंने कहा, नहीं। वह मृदु स्वर में थोड़े हंसे, जैसे मेरी अवस्था समझ पा रहे हो। हंसी सुनकर मेरा साहस बढ़ गया। बहुत ही सहानुभूति पूर्ण नरम हंसी थी, लेकिन थोड़ी करुण। मैंने कहा, आप खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए। आंखों से तो मैं कुछ नहीं देख पा रहा था, बस मुझे पता चला वह मेरे बिछौने के पास बैठ गए। वह निश्वास छोड़ने जैसे मृदु स्वर में बोले, मैं इस घर में रहता हूँ। जब आप आए हैं तब से मैं आलाप करने के लिए छटपटा रहा हूँ, किंतु आप डर न जाएं ये सोचकर सहसा नहीं कर पा रहा था। मैं क्या बोलूँ, कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। उसके बाद उन्होंने बोलना शुरू किया, मैं इस घर में प्रायः 25 वर्षों से हूँ। मैंने ही यह घर बनाया था। इसके बाद यहीं पर मेरी मृत्यु भी हुई थी। प्लेग हुआ था मुझे। अंतिम संस्कार करने वाला भी कोई नहीं था। सियार, कुत्तों और भेड़ियों ने मेरे मृतदेह को नोच नोच कर खाया। तब से यहाँ से दूर जाने का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। यहाँ पर मैं अकेला रहता हूँ। आप आए हैं, देखकर आनंद हुआ, और किसी के साथ तो मेल मिलाप नहीं कर सकता हूँ ना। मन की 2 बातें किसी से नहीं कह सकता हूँ।
सभी लोग डरते हैं, लेकिन हम लोग तो किसी का कोई अनिष्ट ही नहीं करना चाहते हैं, करने की क्षमता ही नहीं है। आप ही बोलिए, क्यों सब हमसे इतना डरते हैं? इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मालूम, इसीलिए कोई उत्तर नहीं दे पाया। वह बोले, यदि मैं बीच बीच में आकर आपके साथ बातें करूं, तो आपको कोई कष्ट तो नहीं होगा? मैंने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे अच्छा लगेगा। बल्कि वह गाढ़े स्वर में बोले, धन्यवाद। अच्छा, मुझे देखकर क्या आप बहुत डर जाएंगे? सत्य कहता हूँ, मेरा चेहरा विभत्स नहीं है, साधारण मनुष्यों की ही तरह है। मेरा हृदय जोर जोर से धड़कने लगा, तो भी मैंने कहा, नहीं, मुझे डर नहीं लगेगा। उन्होंने कहा, ठीक है, फिर रोशनी जलाइए। मन को दृढ़ करके मैंने टॉर्च जलाई। एक मुहूर्त के लिए उन्हें देखा। हमारे ही समवयस्क एक युवक, सांवला रंग, बड़े बड़े बाल, आग्रह भरी दृष्टि से मेरी ओर देख रहे थे। नितांत ही सहज मनुष्य जैसा चेहरा, डरने जैसा कुछ नहीं, लेकिन तो भी बुद्धि विवेचना जैसे किसी काम ही नहीं आ रही थी। मेरी अंतरात्मा भी आतंकित हो गई। इसी के साथ साथ वह आकृति अदृश्य हो गई। तभी मैंने सुना, बाहर मेरा कुत्ता खोकर किकियाने जैसी आवाज़ें कर रहा है, बार बार पुकार रहा है। बड़े भैया चुप हो गए। दीर्घ निश्वास छोड़कर मैं बोला, उसके बाद? बड़े भैया बोले, उसके बाद? यह कहकर फिर से वह जैसे कान खड़े कर कुछ सुन रहे हों। उसके बाद झट से हमारी ओर घूम कर बोले, समय समाप्त होने वाला है। हाँ, मैं क्या कह रहा था? धीरे धीरे मेरा डर दूर हो गया। अब तो रोज़ ही वह आते हैं, बहुत सी बातें भी होती हैं। तुम्हारे साथ भेंट व परिचय करने के लिए भी वो बहुत उत्सुक थे, किंतु अब तो समय भी नहीं है। आओ। यह कहकर बड़े भैया ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मैंने बिना कुछ सोचे समझे भैया के साथ हैंडशेक किया, लेकिन भैया को अचानक यह क्या हुआ है? हमें यहाँ से विदा करना चाहता है क्या? अमूल्य ने कहा, कहाँ है वह? अभी तक दर्शन तो नहीं दिए। बड़े भैया फिर वैसे बैठ गए और अपने मुंह पर हाथ फिर कर बोले, शायद दर्शन दिए हैं, लेकिन तुम पहचान नहीं पाए। इसी समय बाहर से आते किसी के तेज कदमों की आवाज़ सुनाई दी। हम लोग चौंक कर सीधे होकर बैठ गए। कदमों की आवाज़ अब बरामदे तक पहुंच गई। उसके बाद बंद दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ हुई। खटखटाने की आवाज़ के साथ हृदय में भी कंपन सा हो गया। विस्फारित नेत्रों से, स्पष्ट दृष्टि से हम एक दूसरे की ओर देखने लगे। इस समय कौन आ गया? कहीं ये वो? बड़े भैया के मुख पर एक मंद मुस्कान थी। वह पूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखकर बोले, समझ नहीं पा रहे हो? मैंने ना में सिर हिलाया। बड़े भैया व्यथित एवं क्लांत स्वर में बोले, अभी समझ जाओगे, पहले दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोल दूंगा, किंतु दरवाजे के उस पर कौन है? फिर से दरवाजे पर जोर से खटखट हुई। बड़े भैया ने फिर आंखों से दरवाज़ा खोलने को इंगित किया। मैंने मुँह हाथ छन की भांति उठकर दरवाजे की सांकल खोल दी। अधीर हाथों से दरवाजे को धक्का देकर कमरे के भीतर आए। बड़े भैया बोल उठे, अरे तुम लोग आ गए हो? मैं एक काम से बाहर निकला था। हम सभी के चकित मुंह देखकर बड़े भैया बोलते बोलते थम गए। जिस मूड़े पर अभी तक बड़े भैया बैठे हुए थे, हम सभी ने एक साथ गर्दन को घुमाकर वहीं देखा। हमने देखा कि अभी तक जो मूड़े पर बैठा था वो अब नहीं है, मूड़ा खाली है। इसी समय बाहर बड़े भैया का कुत्ता रोने जैसे सुर में बोलने लगा। कुत्ते की बोली सुनकर बड़े भैया ने तीक्ष्ण दृष्टि से हमारी ओर देखा और व्यग्र होकर बोले, अरे ये क्या? तो क्या ये? बहुत कष्ट से मेरे गले से आवाज़ बाहर निकली, हाँ, अतिथि सत्कार में कोई त्रुटि तो नहीं रही? तो भी हम रात को यहाँ नहीं रुकेंगे, घर लौट जाएंगे।